आज तो अच्छे हैं कुछ, है ना? नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं। बेटा डस्टर लेके आना जरा। है। तो कुछ एंडोक्राइन का था है। हाँ भाई। लास्ट में टॉपिक चल रहा था हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। तो इसमें बेटा हम बातें कर चुके थे काफी पहले। क्या क्या बातें कर दी हैं हमने? न्यूक्लिक एसिड के बारे में बातें हुई थी, डीएनए आरएनए, है ना? कि इनमें से कौन सा। ए लड़की, बाहर जा। क्लास के बाहर जाके बात कर। तो बेटा कौन सा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए आरएनए में से, ये बातें हो चुकी हमारी, है ना? और जो जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं, भाई कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं कि जो किसी भी सब्सटेंस को जेनेटिक मटेरियल होने के लिए जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो इसके लिए भी प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट था। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल वाला। सुना है ना? ग्रिफिथ वाला, वो बता दिया था हमने। इसके अलावा हर्सी और चेस का एक्सपेरिमेंट होता है, बैक्टीरियोफेज वाला, ये भी हमने पढ़ा चुके हैं। तो ये बातें हमारी हो गई थी। आजा बेटा। अब देखिए बात ये है, जैसे थोड़ा सा रिकॉल आपको कराऊं कि जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या क्या, है ना, बातें जरूरी है। कौन कौन से करेक्टर होने चाहिए जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए। जैसे डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है। तो इनमें से जेनेटिक मटेरियल, है ना, कौन है? अब आप कहोगे कि हाँ सर डीएनए है, हम ये बात जानते हैं, हम तो क्लियर। तो कुछ शर्तें, कुछ तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना जेनेटिक मटेरियल की। तो कोई बच्चा बताएगा कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कोई एक प्रॉपर्टी कि जेनेटिक मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होती है सर, बताओ। एनसीईआरटी में ही पढ़ा हुआ आपका। बोलो बोलो। अरे भाई, सबसे पहले जरूरी चीज क्या है कि वो अपनी रेप्लिकेशन कर सके, कॉपी बना सके, है ना? एनसीईआरटी में 4 पॉइंट लिखे हुए हैं जेनेटिक मटेरियल वाले। एनसीईआरटी तो पढ़ते हो नहीं? तो बहुत जरूरी है बेटा। अब तो एग्जाम आने वाला है, अब क्या टाइम रह गया, कुछ ही दिन बाद एग्जाम है। तो जेनेटिक मटेरियल के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी कॉपी बना सके। अब कॉपी बना सके तो उसमें डीएनए भी अपनी कॉपी बना देता है बेटा, आरएनए भी अपनी कॉपी बना लेता है। दोनों अपनी कॉपी बना लेते हैं। ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी। ये तो सब मैं रिवाइज वैसे बता रहा हूँ, रिवाइज, ये सब तो पढ़ा चुका हूँ। अब तो मैं वो
सेमी कंजर्वेटिव वो डीएनए रेप्लिकेशन वाला वो बताने वाला था। मैं डीएनए रेप्लिकेशन बताऊंगा। और पता है दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये मेंडेलियन करेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहिए, या हम ये बोलें कि हम उस सब्सटेंस को जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में करेक्टर को लेकर के जा सकता है कि नहीं? अब तुम्हें एक बात बताओ, हम लोगों में जो करेक्टर आते हैं, है ना, वो कहाँ से आते हैं? पेरेंट्स से आते हैं, है ना? तो वो पेरेंट्स से जो करेक्टर आते हैं, तो ऐसा कौन सा जादू है कि आगे, कि दादाजी के आगे करेक्टर, है ना, दादा दादी नाना नानी, उनके भी करेक्टर आते हैं आपके अंदर कुछ, तो कैसे आ गए? आपके पेरेंट के थ्रू आएंगे, मतलब उनके करेक्टर पेरेंट्स में हो सकता है, उनके पेरेंट मतलब आपके पेरेंट में वो एक्सप्रेस ना किए हों, सप्रेस ही रह गए, और फिर आप में एक्सप्रेस कर गए। तो ऐसे ऐसे बहुत बहुत जनरेशंस के करेक्टर आप कैरी करते जा रहे हो, लेके आ रहे हो। और कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं आपके अंदर जो खुद के हैं, यानी वो ना आपके मम्मी में ना पापा में, फिर कहाँ से आ गए? जब आपके पेरेंट्स में नहीं है वो लक्षण आप में कहाँ से आ गए? कहते हैं ना कोई कोई पेरेंट्स, है ना, जब डांटना डपटना होता है, ये किस पे गया है, ये किस पे गई है ना, ये तो जब डांट लगाई जाती है, या फिर मम्मी ये कह देती हैं, ये अपने बाप पे गया है, ये अपने बाप पे गई है ना, जिससे कि दोनों को ही गाली दे दी, मतलब सुना दिया, बाप को भी सुना दिया कि भाई तुम्हारे गलत करेक्टर आ गए लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है बेटा, वो जो नए करेक्टर भी अगर आप में आते हैं जो पेरेंट्स के नहीं है, वो आते हैं एक, जब गैमेट बनते हैं तो उसमें मियोसिस से गैमेट बनते हैं। सुनिए ना आपने, पूरी बातों को, पूरी बायोलॉजी की बातें होती हैं उसमें, क्रॉसिंग ओवर होती है, जिससे नए करेक्टर आते हैं, उत्पन्न होती हैं नए वेरिएशन, जो हमारे, है ना, खुद के नए वेरिएशन होते हैं, या म्यूटेशंस हो जाते हैं उनके थ्रू। खैर, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल जो होता है, वो लेकर के आता है गैमेट। भाई मेल फीमेल गैमेट मिलके जायगोट बनाते हैं, उस जायगोट से हम सब की उत्पत्ति हुई है, मतलब हम सब बने। भाई उस जायगोट से ही तो हम लोग बने हैं, जब एम्ब्रियो होते हैं ना, धीमे धीमे उस एक सेल जायगोट से ही, और देख लो पूरी बॉडी बन गई है धीमे धीमे। तो उस जायगोट में गैमेट कैरेक्टर लेकर के आए, और गैमेट के अंदर वो जेनेटिक मटेरियल था जिसके अंदर जीन्स हैं। क्योंकि कभी कभी हम ब्लैंक हो जाते हैं, जब पूछा जाए कि बताओ कैसे आए कैरेक्टर, कौन लेके आया, हवा में आ गए या कोई क्या था, है ना, कोई टेबलेट, है ना, खा लिया आपने जिसमें कैरेक्टर आ गए सारे के सारे, कहाँ से आए? तो बच्चों के पास में जवाब ही नहीं होता, कहते हैं बस आए साहब, ये नहीं पता कैसे आए, मम्मी पापा के कैरेक्टर आए। तो वो ऐसे आए बेटा, जायगोट में गैमेट से आए, गैमेट फ्यूज करके, और उन गैमेट के में डीएनए था, मतलब था, जेनेटिक मटेरियल था, उसमें जीन्स, है ना, वो जीन्स लेकर के आए। और हर एक गैमेट जो आया उसमें आप देख लो 23 क्रोमोसोम हैं, मदर वाले भी गैमेट में, और फादर वाले भी गैमेट में, स्पर्म में भी और ओवम में भी 23 क्रोमोसोम है, तो दोबारा से 46 हो जाती जाएगोट। ये पूरी कहानी है। तो खैर, तो ये हमारी जेनेटिक्स और मोलिकुलर बायोलॉजी ये तो बहुत ब्रॉड है, हम तो एक उसका छोटा सा पार्ट पढ़ते हैं, समझ लो ट्रेलर पढ़ रहे हैं उसी लेवल पे। तो कैरेक्टर ले जाने की क्षमता दोनों में थी, डीएनए में भी थी और आरएनए में भी थी। ये बड़ा सवाल कि भाई इसका मतलब दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, डीएनए भी आरएनए भी, है ना। फिर बात आई म्यूटेशन कि अगर कोई जेनेटिक मटेरियल होगा तो उसमें म्यूटेशन होना चाहिए, लेकिन म्यूटेशन स्लो होने चाहिए। म्यूटेशन होता है जो नए कैरेक्टर अचानक से आ जाते हैं, लेकिन स्लो होने चाहिए। ये भी एक पॉइंट है एनसीईआरटी का, स्लो म्यूटेशन। इवोल्यूशन होने के लिए स्लो चेंजेस होने जरूरी,
बहुत फास्ट नहीं, चेंजेस तो हो लेकिन फास्ट नहीं हो। ऐसा नहीं हो जैसे, क्या नाम है तुम्हारा? अल्फिसा। अब ये बच्ची कल को आई और हमें इसको पहचान नहीं पा रहे, मतलब इतना चेंज हो गया इसमें कि हम कह रहे हैं कि ये तो, ये कौन बच्चा है? परसों को कुछ और चेंज हो गया, यहां से आप लौट के घर गए, आपके मम्मी पापा नहीं पहचान रहे, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती नहीं हो जाती? तो चेंजेस तो आए स्लो, लेकिन वो मतलब उस एक जनरेशन में ही ना आ जाएं कि उसी जनरेशन में तो हम जैसे हैं ऐसे ही दिखेंगे ना, बस ये बात लगे, बाल छोटे कर लिए, बड़े कर लिए, दाढ़ी मूंछ बड़ा, ये तो एक अलग चीज है ना, लेकिन वो कैरेक्टर तो चेंज नहीं होंगे ना, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए चेंजेस स्लो होने चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली में डीएनए बाजी मार गया, थोड़ी सी आरएनए पीछे रह गया, क्योंकि आरएनए में बहुत फास्ट चेंजेस हो जाती है, बहुत जल्दी चेंज कर लेता है। अब ये इसीलिए तो जितने भी तुम सुनते हो ना कि कोरोना वायरस और ये जितने हैं ना, ये आरएनए वाले वायरस होते हैं जो बहुत जल्दी चेंज, आरएनए है, बहुत जल्दी फास्ट म्यूटेशन हो जाते हैं, तुरंत बदल देता है अपना रूप। एचआईवी आरएनए वाला वायरस है, इसीलिए तो उसका कोई आज तक क्योर नहीं है। एचआईवी का कोई परमानेंट क्योर नहीं है। बस किसी बंदे को 2 महीने जीना है, दवा खा के थोड़ा हो सकता है 4 महीने जिंदा रह लेगा, 10 महीने रह लेगा, 1 साल रहना है, 2 साल जिंदा रह लेगा, लेकिन उसे बैक टू पवेलियन जाना जरूर है। बैक टू पवेलियन मतलब, ठीक है, उसे कोई नहीं बचा सकता अभी। कुछ ऐसी बीमारी हैं जिनका कोई इलाज नहीं। कैंसर क्योरेबल है अगर डिटेक्शन अर्ली स्टेज में। बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जो कैंसर, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उसका भी जीन्स हमारे अंदर हैं ऑलरेडी उसके भी। बस ये कि ये जो इतना हमारा लाइफ स्टाइल है ना आजकल की, हर चीज में मिलावट, हर चीज में प्रिजर्वेटिव, कोई भी चीज तुम देखते हो मार्केट से जो लेके आते हैं हम कुछ, वो एक एक साल तक खराब नहीं होती, लिखा होता है ना एक्सपायरी, 1 साल, 6 महीने, 2 साल, यानी कुछ तो हमने प्रिजर्वेटिव डाले जा रहे हैं ना। तो ये कार्सिनोजेंस होते हैं बहुत सारे, कैंसर कॉजिंग केमिकल्स डेली कंज्यूम कर रहे हैं हम। कोई भी चीज हम ऐसी नहीं खा रहे जिसमें कहीं ना कहीं कार्सिनोजन, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस नहीं है। बस अब ये तो अपनी अपनी किस्मत है। कोई बंदा ना गुटखा खा रहा, ना तंबाकू, कुछ, फिर भी उसको लंग का कैंसर हो रहा है ना? तो वो हमारे अंदर जीन्स होते हैं, प्रोटोन को जीन्स, कैंसर कॉजिक जीन्स सभी के अंदर है, हम सब के अंदर। जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जाग जाते हैं, बस तभी कैंसर शुरू हो जाता है। और कुछ क्या टुन हो गई है, तो वो पता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है वो, बस लगातार जब डिवीजन अनकंट्रोल हो जाए, ट्यूमरस ग्रोथ। खैर, हम उधर वापस आ रहे टॉपिक पे, है ना? तो इसीलिए चेंजेस लिमिट में ही होने हैं ना, तो डीएनए बेटर साबित हुआ। और जो लास्ट धमाकेदार वाला पॉइंट जिसपे कि डीएनए बेटर साबित हुआ आरएनए से, वो था स्टेबल होना, स्ट्रक्चरली और केमिकली बी स्टेबल। एनसीईआरटी की लाइन है, इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली बी स्टेबल। यानी जो जेनेटिक मटेरियल है वो केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। मैंने बताया ना, स्टेबल ये नहीं है कि तुरंत ही चेंज आ गया, इसमें डीएनए बहुत बेटर साबित हुआ। कौन सी बातें देखो, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंड होता है ना डीएनए, है ना बेटा? और तो सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो डीएनए में क्योंकि डबल है, और डबल स्ट्रैंड होने पर दोनों जो उसकी चेन है ना, वो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या है? तो उसको एक वो स्टेबिलिटी दे रही है, इतनी स्टेबिलिटी दे रही है कि अगर आपने हाई टेम्परेचर देके, क्योंकि हीट ज्यादा देते हैं ना,
हाई टेम्परेचर तो डीएनए डीनेचर हो जाता है, यानी कि खुल जाता है, स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं दोनों, दोनों उसके जो धागे हैं थ्रेड अलग अलग। लेकिन अगर आपने उसको हीट को हटा दिया ना, हाई टेम्परेचर को, तो फिर से चिपक जाएंगे। उनके बीच में आपस में इतना ज्यादा अट्रैक्शन है दोनों स्ट्रैंड के बीच में, कि हटा भी दिए जबरदस्ती तो फिर से चिपक जाएंगे। मेरी बात समझे? आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो इस मामले में इसीलिए वो स्टेबल नहीं। दूसरी बात, तुमने सुना होगा कभी ना कभी, बच्चों ने पढ़ा होगा, मतलब अगर मेरे उस समय क्लास में भी नहीं रहे होगे तो काफी बच्चे तो रहे भी होंगे, कुछ बच्चे मतलब इनमें से, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ अब आज कल बहुत सारे, हाँ, बहुत सारे नए चेहरे मुझे जो पहले पूरी साल में नहीं दिखाई दिए, मतलब पूरे सेशन में। मैं तो कब से क्लास लेता आ रहा हूँ, तो अब मुझे बहुत सारे नए चेहरे दिखाई दिए। तो बेटा, जो क्या कह रहा था मैं, थायमिन, डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल। सुना है ना ये तो आपने, नाइट्रोजन बेस। तो जो यूरेसिल है वो ज्यादा रिएक्टिव है, उसकी वजह से स्टेबिलिटी डाउन होती है, मतलब कम होती है, और थायमिन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है डीएनए में। अच्छा, तीसरी बात, देखो इन्हीं दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। जो डीएनए में शुगर है ना, पेंटोस शुगर, वो होती है डीऑक्सी राइबोज, और आरएनए में होती है राइबोज। वहां भी बेटर साबित होती है वो। डीऑक्सी राइबोज ज्यादा स्टेबिलिटी देती है डीएनए, और राइबोज कम स्टेबिलिटी देती है। तो ये ऐसी बातें हैं। अच्छा, एक और चीज पता है, आरएनए में है तो एडवांस फीचर, आरएनए में ये करेक्टर है ऑटो कैटेलिटिक होने का। ऑटो कैटेलिटिक मतलब वो खुद एंजाइम की तरह काम कर सकता है आरएनए। कैसे काम कर सकता है? एंजाइम की या कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है आरएनए, खुद ही। डीएनए नहीं कर सकता। लेकिन ये बात और फायदे की डीएनए की जेनेटिक मटेरियल साबित होने के लिए, क्योंकि चक्कर क्या है, अगर वो एंजाइम की तरह एक्ट कर सकता है तो ज्यादा रिएक्टिव हो गया, इसी चक्कर में कम स्टेबल हो गया आरएनए। तो ये सब बातें उसके अगेंस्ट में गई। इसीलिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये सब बातें मैं बता चुका हूं जो बता रहा हूं, कि पहले हम ये मानते हैं आरएनए वर्ड था, क्या था, मतलब दुनिया में सबसे पहले जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आए, वो आरएनए वाले आए थे दुनिया में सबसे पहले। कैसी सेल्स आई थी? आरएनए वाली। एक्चुअल में आरएनए वाले वायरस आए थे, आज भी हैं जो, आज भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल है आरएनए वायरसेस में। हमारे अंदर भी आरएनए है, हर एक सेल में हमारी में डीएनए के साथ आरएनए भी है, लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं करता, दूसरे काम करता है। जो कैरेक्टर लेके जाने वाला काम है वो डीएनए करता है। लेकिन जो आरएनए वाले वायरस होते हैं, उनमें वो जेनेटिक मतलब मटेरियल या जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाला काम जो करता है वो कौन करता है? आरएनए। ठीक है। लेकिन क्या था, स्टेबल नहीं था, तो इसीलिए ना इस दुनिया में अडेप्ट होने के लिए ज्यादा सुइटेबल साबित हुआ डीएनए। तो वो आरएनए वाले जो ऑर्गेनिज्म थे, वो डीएनए वाले ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होते चले गए, एक तरीके से समझ लो आप, दुनिया में जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया। लेकिन वो आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि आरएनए वाले आज नहीं, आज भी हैं, लेकिन शुरुआत में वही थे सबसे पहले, फिर धीमे 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 धीमे। तो ये बात साबित कैसे हो जाती है, ये भी सब मॉलिक्यूलर इसमें बेसिस वाले चैप्टर में है। क्योंकि बेटा, आरएनए से डीएनए बनाने की भी क्षमता होती है कुछ ऑर्गेनिज्म में, सुनाइए ना, किस में होती है? और क्या कहते हैं आरएनए से डीएनए बनने को? कोई बच्चा बताए। डीएनए से आरएनए तो बहुत बेसिक बात है, मैंने सेंट्रल डॉगमा पढ़ाया था पिछली बार ही आपको। उसमें क्या था, डीएनए से डीएनए बनता है, रेप्लिकेशन कहते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? डीएनए से आरएनए बनता है, यह एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं।
आरएनए से प्रोटीन्स बनती हैं। ट्रांसलेशन। प्रोटीन बन के फिर ट्रेट यानी करेक्टर आता है हमारा, जो भी लक्षण है। ये होता है सेंट्रल डॉगमा। यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, देन करेक्टर। लेकिन जो रेट्रोवायरस होते हैं, उनमें आरएनए से डीएनए बनाने की क्षमता होती है। उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोल देते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बनने की क्षमता। और ये रेट्रोवायरस होते कौन है? HIV, HIV और ऑन्कोजेनिक वायरस। ऑन्कोजेनिक वायरस का मतलब होता है कैंसर कॉज करने वाले वायरस। ये रेट्रोवायरस ग्रुप का मेंबर है। यानी आपको ना सर, रेट्रोवायरस हम तो नहीं जानते, क्या कह रहे हो? रेट्रोवायरस कौन होते हैं? तो रेट्रोवायरस वो होते हैं जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्षमता होती है, जिनमें आरएनए से डीएनए बनाने की क्षमता होती है। और वो आज की डेट में कौन है? जो HIV है, एड्स वाला वायरस, वो भी एक रेट्रोवायरस है। कैंसर कॉज करने वाले वायरस, वो भी रेट्रोवायरस होते हैं, जिनमें बड़ी बात होती है। एनसीईआरटी ने नाम नहीं बताया, बताया कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें आरएनए से डीएनए बनाने की क्षमता होती है। ठीक है। तो खैर, तो चलिए, अब मैं बातें पीछे की अगर बताता रहूंगा तो है ना, काम ऐसे आगे कैसे चलेगा। तो बेटा, मैंने सारे एक्सपेरिमेंट ही बताए थे। आप देखिए, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल बताया था जो वॉटसन क्रिक ने दिया। किसने दिया? वॉटसन क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया 1953। जो किस पर बेस्ड था? विल्किंस और फ्रैंकलिन के एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा पर बेस्ड था। है ना बेटा? और चरगाफ प्रिंसिपल पे बेस्ड था। चरगाफ रूल जानते हैं? चरगाफ, जो जो बेस होते हैं, एडेनिन थाइमिन से बाइंड करता है, ग्वानिन साइटोसिन से बाइंड करता है। डीएनए में एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जानते हो ये बात? तो बेटा, सेमी कंजर्वेटिव होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। ये मैंने बताया था पिछली बार कि डीएनए जो होता है रेप्लिकेशन, वो कैसे होता है? सेमी कंजर्वेटिव। जैसे ये डीएनए है। चलो, चौक तो एक ही कलर का है, कोई बात नहीं। तो इससे ना, जब रेप्लिकेशन होके बनेगा ना बेटा, जो दो डॉटर बनेंगे। हाँ, तुम्हें थोड़ा थोड़ा लग रहा है, पता चल रहा है अंतर? एक मैंने डॉट 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 सा बनाया थोड़ा, एक स्ट्रैंड है ना, वो ही दिखाने के लिए कि एक्चुअली में जब रेप्लिकेशन होता है, तो जो पुराना डीएनए है ना, उसके दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होते हैं ना। तो डॉटर डीएनए में एक स्ट्रैंड पुराने वाला ही रहता है और एक नया बनता है। हर एक डॉटर में एक पुराना रहता है और एक नया बनता है। एनसीईआरटी है किसी पे? 12th वाली? तो देखो, एक बच्चा लिखा है बस, ला पास कर देना बेटा। देखो, तुम्हें कलरफुल दिखा देता हूँ थोड़ा सा।
ये देखो, ये रेड रेड सा है, थोड़ा थोड़ा अंतर नीचे दिख रहा है कलर, रेड रेड सा दिख रहा है ना, पेरेंटल डीएनए, ऊपर डबल स्ट्रैंडेड, और जब ये खुला पहले, दोनों स्ट्रैंड खुले इसके, और खुलने के बाद में, खुलने का मतलब अलग अलग हो गए सेपरेट, और फिर आप देख रहे हो एक एक ब्लू ब्लू कलर का भी आ रहा है नया, एक ओल्ड है रेड वाला, यानी एक तो पेरेंट का स्ट्रैंड ही रहा, एक नया बन गया, इसीलिए बोल देते हैं सेमी कंजर्वेटिव। जैसे एक गिलास में पानी आधा भरा हुआ है, तो आप बोल सकते हैं आधा नया, आधा नया नहीं, आधा भरा हुआ, आधा खाली। ऐसे ही इसको आप ये कह सकते हो, डीएनए को आधा नया है, आधा पुराना है, तो सेमी न्यू कह दो, या सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मतलब पुराना वाला भी अभी संरक्षित है। जो पेरेंट है वो अपने बच्चों के फॉर्म में आधा आधा है, हम लोगों में ऐसा नहीं होता, हम लोगों में ऐसा थोड़ी होता कि पेरेंट खत्म हो जाते हैं और बच्चों के अंदर ही उनके शरीर में आधे आधे आ जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, पेरेंट अलग रहते हैं, बच्चे अलग पैदा होते हैं, है ना। डीएनए का रेप्लिकेशन है, फिर वो आगे रेप्लिकेट करेंगे, 2 से 4 कॉपी बन जाएंगी, 4 से 8 कॉपी बन जाएंगी, है ना बेटा। ऐसे ही ये रेप्लिकेशन डीएनए का चलता है। तो बात समझे सेमी कंजर्वेटिव का। अब इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया, मतलब पहले तो इसको सजेस्ट किया क्रिक ने, वही वॉटसन क्रिक, इसको एक्सपेरिमेंटली सिद्ध करके जो दिखाया, प्रूव करके, वो थे मिशेल्सन और स्थाल, मैथ्यू मिशेल्सन साइंटिस्ट के नाम है ये, और फ्रैंकलिन स्थाल, एनसीईआरटी में ही, और आई थिंक 1958 की बात है, 1958। इन्होंने बेटा एस्केरिचिया कोलाई इकोलाई बैक्टीरिया पे किया था एक्सपेरिमेंट। तो पता क्या किया, स्टोरी सुन लो, कहानी चलो। इन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया को और हैवी नाइट्रोजन में ग्रो कराया लगातार। किसमें, जैसे तुम बताओ, नॉर्मल नाइट्रोजन जो होता है, उसका तो पता है एटॉमिक वेट क्या होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पता है? अरे केमिस्ट्री तो पढ़ते हो तुम लोग, बताओ। 7 क्या, नंबर, हाँ शाबाश, और मास, हाँ 14। ये कोई केमिस्ट्री मुझे थोड़ी बतानी पड़ेगी भाई। आइसोटोप सुना, आइसोटोप, आइसोटोप, और हिंदी में क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, समस्थानिक, सुने समस्थानिक, एटॉमिक नंबर सेम है। ये देखो, ये 14 था, ये 15 हो गया, नहीं हो गया एटॉमिक मास। तो ये बेटा हैवी आइसोटोप होता है। तो इन्होंने क्या किया, मिशेल्सन और स्थाल ने, इन्होंने इसको नाइट्रोजन को बेटा हैवी नाइट्रोजन में, ये हैवी वाली नाइट्रोजन ली। अच्छा, अब नाइट्रोजन किस फॉर्म में, किसी ना किसी फॉर्म में तो लोगे, तो NH4Cl लिया, 15 वाला N था उसमें, है ना, ये लिया NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड हो गया ना। इसमें ई कोलाई को, एस्केरिचिया कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो कराया लगातार, काफी जनरेशन। तो उसका जो डीएनए था, आप जानते हो डीएनए में तो नाइट्रोजन बेस होते हैं ना, तो डीएनए में अंदर नाइट्रोजन कैसा वाला आ गया उसके अंदर, हैवी वाला, मतलब हैवी बना लिया, कहने का मतलब ये है
उन्होंने ऐसा इकोलाई प्रिपेयर कर लिया जिसका नाइट्रोजन हैवी वाला हो गया। ठीक है, ये बात स्टार्ट करने से पहले ही मतलब हमें, अब उन्होंने स्टार्ट किया गाड़ी, जो चेन थी एक्सपेरिमेंट की उसमें। अब इन्होंने इस हैवी वाले बैक्टीरिया को, यानी कि N15 डबल स्टैंडर्ड होता है ना डीएनए, हैवी डीएनए, ई कोलाई मतलब डिवाइड तो एस्केरिचिया कोलाई कर रहा है, लेकिन हमने तो डीएनए को देख रहे हैं बस। जब बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है इसका मतलब उसका डीएनए भी डिवाइड कर रहा है। तो इस हैवी वाले को 20 मिनट के लिए लाइट वाले नाइट्रोजन में रखा, नॉर्मल वाले नाइट्रोजन में, किस में रखा? N14 वाले मीडियम। ये सब आपके एनसीईआरटी में मिलेगा। इसको प्लेस किया बेटा NH4Cl14 वाला मीडियम है ना, और 20 मिनट्स के लिए, 20 मिनट के लिए। तो पता क्या देखा? ये देखा कि रेप्लिकेशन हुआ। तो इस एक स्टैंड ने, N15 वाले ने एक नया 14 वाला बना लिया, और इसने भी एक नया 14 वाला बना लिया, क्योंकि बनाएंगे तो वहीं से जो मीडियम में मिलेगा। भाई एक बताओ, तुम्हें मकान बनाना है, और तुम्हें मकान बनाना है, और तुम्हें कहना है कि नहीं, मैं मकान में मैं तो वो लगाऊंगा, जैसे चलो फ्लोरिंग है ना, तो तुम्हें कहना है कि नहीं, मैं तो वो वाले ऐसे वाले टाइल्स लगाऊंगा। ठीक है, और जो तुम्हारा मटेरियल आया है, सामान, वो आया है पत्थर रखा हुआ है मार्बल जैसे, और तुम्हें कि नहीं मैं तो टाइल लगाऊंगा, है ना, और तुमने पत्थर लगा भी दिए, मतलब लगाओगे तो वही जो है अवेलेबल, तो टाइल कहां से लगा दोगे? जो यानी जो चीज लेके आओगे वही तो लगेगी। तो ऐसे ही जो मीडियम में होगा, जैसा भी नाइट्रोजन, वही तो नया जो बनेगा, या दीवार जब बनेगी तो जैसी ईंट लेके आओगे उसी से तो बनेगी। तो ऐसे ही बेटा, जैसा भी नाइट्रोजन है मीडियम में, उसी से नया बनेगा। तो N14 वाला नया स्टैंड बनेगा, कैसा बनेगा? N14 वाला, है ना। तो बेटा 20 मिनट बाद देखिए, दो डॉटर हमारे पास थे, एक स्टैंड N15 का, तो एक था N14, एक N14 एक N15, ये हमारे पास दो मिल गए हमें। क्लियर? तो जो आपको ये जो डीएनए दिख रहा है, ऐसा करना चाहो कर दो वैसे, हालांकि ये तो केवल समझाने के लिए है, ऐसा थोड़ी होता है भाई, होता तो स्टेप से ना, हेलिक्स के फॉर्म में, लेकिन ये इजी समझाने के लिए केवल ऐसे ऐसे सीधी सीधी लाइन खींच रहे हैं स्ट्रैंड। तो देखना, हर एक जो डॉटर डीएनए बना, वो हाइब्रिड टाइप का बना, हाइब्रिड, कि उसमें एक हैवी वाला था स्ट्रैंड, और एक लाइट वाला स्ट्रैंड था, है कि नहीं? तो टू हाइब्रिड डीएनए, N15 और N14, ये N15 ही था। ठीक है बेटा, तो इससे पता चल रहा है, प्रूव हो रहा है ना कि सेमी कंजर्वेटिव है। देख लो कैसा है रेप्लिकेशन, कि एक स्टैंड पुराना पेरेंट वाला ही रहा और एक स्टैंड नया बना। चाहो तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये न्यू है, लो समझाने के लिए, और ये ओल्ड वाला है कि नहीं? अब पता है इनकी डेंसिटी कैसे देखी, इनकी डेंसिटी कैसे पता चली? तो वो भी डायग्राम दे रखा है, एनसीईआरटी डेंसिटी वाला। देखो, एक डेंसिटी ग्रेडियंट लिया, एक सेंट्रीफ्यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन में ना सेपरेट करते हैं, तो अलग अलग अपनी डेंसिटी वाइज वो सेपरेट हो जाते हैं। तो पता है, एक उसके लिए क्या लेना पड़ता है, एक सेंट्रीफ्यूज लेना पड़ता है, डेंसिटी ग्रेडियंट। तुम बस इतना समझ लो, सिंपल सादा बातों में बताऊं, जैसे थर्मामीटर नहीं होता बुखार चेक करने का,
तो उसमें मरकरी यूज होता है, पारा। ऐसे ही तो जो डेंसिटी ग्रेडियंट लिया वो सीजियम क्लोराइड का लिया। इसका लिया, ये एनसीईआरटी ने बता रखा है बेटा, CaCl ना, सीजियम क्लोराइड के डेंसिटी ग्रेडियंट लिया। तो पता उसमें ये देखने को मिला कि अलग अलग डेंसिटी वाइज ये, अच्छा डेंसिटी का मतलब है जो भारी है, तो जो हैवी वाला होता है ना डीएनए, वो सबसे नीचे सेटल डाउन हो जाता है। देखो ये N15 है हैवी वाला, है ना, ट्यूब में सबसे नीचे बैठ जाएगा। और सबसे ऊपर कौन सा रहेगा, N14 लाइट वाला, है ना। और बीच में कौन सा, हाइब्रिड वाला, N15 समझ गए बेटा। ये कहानी थी, है ना। तो ऐसे पता चल जाता है उनकी डेंसिटी वाइज वो अलग अलग भी हो जाते हैं। खैर, अब इसको फिर आगे रखा ना 20 मिनट के लिए, और सेम N14 मीडियम में ही 40 मिनट। लेकिन मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी बोलती है 40 मिनट, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं +20, यानी 20 तो पहले से थे ही थे, 20 मिनट और। क्योंकि ये गलत है वो रिप्रेजेंटेशन, मैं बता रहा हूं एनसीईआरटी में, कि यहाँ पे अगर 40 लिख देते हैं तो बच्चों को ऐसा लगता है कि इस एरो पे 40 नहीं, वो शुरू से 40 काउंट किए उन्होंने। ठीक है, यानी 20 वो और 20 और, तो अब तो टोटल शुरू से 40 मिनट होगा। अब इन 2 से 4 बच्चे बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, चार। चार इकोलाई या 4 डीएनए बन जाएंगे। तो पता है, अब देखना, इसने N15 वाले ने नया कौन सा बनाया, N15 वाला नया कौन सा बनाएगा, नहीं, मीडियम तो N14 का है, तो 15 का कहां से बना दे। तो N15 वाले ने नया N14 का बनाया एक, ठीक है, और N14 वाले ने N14 बनाया। ये दो तो इसके बन गए, इसके ये दो बन गए, ऐसे इसके भी दो बन जाएंगे सेम। देख लो, सिंपल बातें हैं। और भाई थोड़ा सा दिमाग तो यूज करना ही पड़ता है, पर भाई इतनी आसान चीज नहीं है ना, बिल्कुल आसान चीज नहीं है पढ़ाई। ये सोचो कि बस, क्योंकि आजकल शिक्षा का स्तर इतना ज्यादा गिरता जा रहा है कि बहुत ज्यादा, कोरोना काल ने और उसमें तड़का लगा दिया। तो बच्चों की मेंटेलिटी हो गई है कि हम तो सब ऐसे ही, क्लास हमने इंटर ही ऐसे ही कर ली, कभी कोई बिना एग्जाम दिए हुए, तो आगे सब कुछ ऐसे नहीं है ऐसे। बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जा रही है जिसके पास डिग्रियां हैं, लेकिन उनके पास में ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं। तो बस वो भटक रहे हैं, डिग्रियां ले लेके, डिग्रियां ले लेके भटक रहे हैं, सेल्समैन ही बन के दरवाजा खटखटा रहे हैं, ये ले लो भाई साहब, ये देखो चीजें ले लो। ये हालात बन चुके हैं, है ना। ऐसी कंडीशंस हो गई, तबीयत खराब रहती है बच्चों की, बेचारों को नींद आ जाती है, पंखे में हवा में नींद आ जाती है ना। ऐसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस घर से नाश्ता पानी किया, खाना पीना खा के, है ना, अम्मी ने भेज दी बच्चा तैयारी करनी, नीट की तैयारी करने जा रही है बच्ची हमारी। आई, आके आके मौसम में ऐसे में थोड़ा वो है ना, फिर सो गई, सो के अपनी नींद पूरी करके चली गई। और घर पे जाके मान लो, अभी अभी दिन में नींद पूरी हो जाएगी तो रात में मोबाइल चला लेगी। क्योंकि मोबाइल अगर हम चलाते हैं, है ना, देर तक, तो फिर हमें रात को नींद नहीं मतलब पूरी हो पाती, तो दिन में पूरी करनी पड़ेगी। मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए, मैं तो जो बता रहा हूँ, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि मेरा ना भला कर रहे हो ना मेरा बुरा कर रहे हो, मेरा काम है अपने पूरे उससे क्षमता से कि बच्चों को समझाते हुए कोशिश करना कि भाई उनकी समझ में आए, चाहे कोई किसी भी स्तर का बच्चा बैठा हुआ हो। खैर, तो पता है, तो आप इसमें देखोगे, टोटल देख लो 4 बन गए। तो बेटा रे, देखो ये हाइब्रिड था, ये तो, ये भी हाइब्रिड था, और दो नए जो बने वो कैसे बने अब, लाइट।
तो टोटल यहाँ पे 2 लाइट्स हो गए प्लस 2 हाइब्रिड हो गए। ये एनसीईआरटी में सब बना हुआ है। तो उसने ऐसे एरो की बजाय मतलब इस टाइप से बना दिया होगा शेप उसकी, घुमा के बस। बाकी ये सब बना हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये है, अब मैं और 20 मिनट को रख दूं आगे, और 20 मिनट को रख दूं अगर 60 मिनट हो जाएंगे ना टोटल, तो कितने बन जाएंगे टोटल? 4 की जगह 8। ये तो 4 हो गए टोटल, 8 बन जाएंगे। तो देखो सीधी सी बात है, अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा, जो कि एनसीईआरटी ने किया नहीं है, यानी N14 ही मीडियम रखा है, प्रॉब्लम तब है जब हम कहें कि एक एक जनरेशन 20 मिनट के लिए N14 में रखा, फिर पलट के N15 में रख दिया 20 मिनट को, फिर एन, तो दिक्कत है। तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नया वाला, क्योंकि नया वाला स्ट्रैंड जो बनेगा नया वाला, वो हमेशा नया वाला मीडियम के अकॉर्डिंग बनेगा। तो अगर आपने मीडियम चेंज नहीं किया ना, ऐसे ही आगे, तो 4 से जब 8 बनेंगे, हाइब्रिड 2 ही रहेंगे बस हर बार। लाइट बन, 2 हाइब्रिड थे, 2 हाइब्रिड आगे भी, 2 हाइब्रिड आगे भी, 2 हाइब्रिड आगे भी, 2 हाइब्रिड, जितने भी बढ़ेंगे वो लाइट बढ़ते जाएंगे। देखो अगले 20 मिनट में ध्यान सुनना, इन 2 हाइब्रिड ने कितने बनाए? इन 2 हाइब्रिड ने 2 हाइब्रिड और 2 लाइट बनाए, जैसे कि अभी दिखाया, ठीक। और 2 लाइट ने 4 लाइट बनाए, 2 लाइट ने 4 लाइट बने, कोई मीडियम तो लाइट ही है ना। तो 2 लाइट से 4 लाइट बने, और 2 हाइब्रिड से 2 लाइट 2 हाइब्रिड बने, तो ओवरऑल 6 लाइट और 2 हाइब्रिड हो गए आफ्टर 60 मिनट। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा भी है आपसे कि 80 मिनट बाद क्या होगा, ये उसने लाइन स्टेटमेंट है उसका, देख पढ़ के लास्ट में, उस डायग्राम के भी लास्ट में जाके और नीचे जाके पढ़ जहां पे वो खत्म हो रहा है एक्सपेरिमेंट, क्या क्वेश्चन है। जो तुम्हारे सामने तो एनसीईआरटी फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हो, हाँ बेटा पढ़ दे। इक्वल के 80 मिनट बाद वृद्धि से प्राप्त डीएनए में परिकीन व संकीर्ण डीएनए दोनों का अनुपात होगा। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा है उसने, है ना, कि इसमें 80 मिनट तक अगर रखा गया, तो हल्के वाले या जो हाइब्रिड वाले हैं, उनका क्या अनुपात होगा। और 60 मिनट तो मैंने बता दिए, 60 मिनट में कितने बताए मैंने? 6 लाइट और 2 हाइब्रिड। अब 20 मिनट और रख दिए। देखो मैं इधर बता देता हूँ, नहीं 60 मिनट टोटल हो गए, तो 6 लाइट और 2 हाइब्रिड है ना बेटा, शॉर्ट में ऐसे लगी मैं। फिर उसके बाद फिर +20 यानी 80 हो गया, +20 +20, तो अब टोटल 8 के डबल कितने हो जाएंगे? 16। हाँ बच्चा बोला ना एक इधर से अभी, तो बेटा ये 8 के 16 हो जाएंगे। तो हाइब्रिड तो 2 ही रहेंगे, क्योंकि देखो 2 हाइब्रिड जो हैं वो 2 हाइब्रिड 2 लाइट बनाएंगे और 2 हाइब्रिड बनाएंगे। इन वाले से देखो इससे बनेंगे 2 लाइट और 2 हाइब्रिड, हाइब्रिड एच वाली ना, और इससे बनेंगे 12 एल, तो टोटल 14 एल और 2 हाइब्रिड नहीं बन जाएंगे। ये हो गया उस क्वेश्चन का आंसर। कितना भी पूछ ले, हमें क्या दिक्कत है, अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हम कितना भी कुछ भी बना सकते। वो और पूछ ले 160 पूछ ले तो कौन, हमें कोई दिक्कत है, हम उसका डबल कर देंगे, है ना। 32 बन जाएंगे टोटल, 30 लाइट 2 हाइब्रिड, हाइब्रिड 2 ही रहेंगे अगर मीडियम चेंज है। समझे बात को। तो ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन था, जो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया। ये बात अलग है कि आपके पास वो एनसीईआरटी वगैरह ही नहीं थी, बहुत से बच्चों को 12th में, जाके घर पे पढ़ लेना। और लेक्चर तो आप जानते हो ऑनलाइन ही आपका रहता है, तब इसको देख के आराम से, है ना, घर पे फिर से देख लेना। तो बेटा रे, अब हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अभी तो सेमी कंजर्वेटिव बताया, अब होता कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन।
मतलब डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की कॉपी बनना, डीएनए की कॉपी बनना, जो अभी हमने बताई थी, जैसे अब उसको मैकेनिज्म को बता रहे हैं आप। तो उसका मेन एंजाइम कौन है? डीएनए पॉलीमरेज। कौन है मेन एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा बेटा, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं, दोनों ही स्ट्रैंड नया डीएनए बनाते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बनाता हो, क्योंकि देखो, अभी जब मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाऊंगा आगे, तो उसमें आप जानोगे कि दोनों स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड केवल बनाता है आरएनए। डीएनए से एमआरएनए बनता है ना, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड नहीं बनाते, उनमें से एक स्ट्रैंड ही बनाता है। लेकिन डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है, उसमें दोनों के दोनों स्ट्रैंड ही बेटा बनाते हैं डीएनए। ठीक है? जो भी स्ट्रैंड, मतलब थ्रेड बोल दो, तुम स्ट्रैंड बोल दो, चेन बोल दो, डीएनए की जो भी बनाता है नया, उसको टेम्पलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट डीएनए की तरह काम करते हैं। बात खोपड़िया में आ गई। खोपड़िया मतलब, बहुत से बच्चे नए ना, तो ये खोपड़िया यहाँ जानते नहीं होंगे यार, है ना? ये पुराने जो बच्चे ये तो जानते ही तो। खोपड़िया मतलब दिमाग में। तो वो कोई गाली वाली नहीं है, कहीं सोचो अरे हमारे सर ने हमें ऐसे कह दी, है ना, घर पे जाकर आज तो मतलब बड़े खराब साथी हमें ये कहते खोपड़िया में। ये कोई गाली गलौज नहीं होती है, मैं गाली नहीं देता हूँ बेटा। ठीक है? तो देखो, हाँ, ऐसे पहले देखो मैं मैकेनिज्म डायग्रामेटिकली बना लेता हूँ। एक ये पेरेंट डीएनए है, ठीक है, कौन है? पेरेंट। बेटा दो स्ट्रैंड हैं, आप जानते हैं। एक 5 to 3 डायरेक्शन होती है पोलैरिटी, एक 3 to 5, है ना, वो उनके नाइट्रोजन बेस जो लगे होते हैं ना, उसके बेस पर होता है। 5 वाले उस पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ होता है इसमें, और इधर थर्ड वाले शुगर के थर्ड कार्बन से लगा होता है। ऐसे ही यहाँ पे शुगर की थर्ड कार्बन से फॉस्फेट लगा हुआ है, इधर फिफ्थ कार्बन से। तो ये पोलैरिटी बोल दी जाती है। ठीक है? अब एक जगह पर वो पॉइंट होता है इस डीएनए में, कोई डीएनए ऐसा तो होता नहीं टुकड़ा, आप जानते हो तो काफी बड़ा है। तो डीएनए में जहां से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ध्यान सुनना मेरी बात, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है डीएनए में, ये आपने बायोटेक में भी पढ़ा होगा, सर ने आपको बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ाई थी, उसमें पढ़ा होगा। ओराई सुना? ओराई? ये नहीं सुना? ओ आर आई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक साइट होती है, एक पॉइंट होता है, जहां से कि रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना बेटा? तो वो ओराई बोल दी जाती है। यानी डीएनए में पूरे में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, जगह जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसको ओराई कहते हैं। देखो, प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया में एक ही ओराई होती है। प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया के डीएनए में एक ही ओराई होती है। तुमने बायोटेक में वो नहीं पढ़ा, PBr 322 प्लाज्मिड का डायग्राम नहीं देखा? किस किस बच्चे ने देखा ना बायोटेक में? अरे भाई, प्लाज्मिड है एक, प्लाज्मिड वो सर्किल बना हुआ PBr 322 का, उसमें भी ओराई छपा हुआ है, ओराई। लेकिन यूकैरियोट जो होते हैं, हम लोग कौन है, यूकैरियोट या प्रोकैरियोट? यूकैरियोट। यूकैरियोट में काफी सारी ओराई पाई जाती है बेटा, अलग अलग कई सारी ओराई, कई जगह से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है? तो खैर, अब देखिए क्या होगा। पहले डीएनए खुलेगा, इतना ऐसे खुला, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। ठीक है? वो फाइनल वाला एक डायग्राम एनसीईआरटी वाला फिर वो बना देंगे। ये दोनों स्ट्रैंड कैसे हो गए सेपरेट, एक जगह से सेपरेट होना शुरू हो गए। ऐसे ही क्यों इनका मन कर रहा है सेपरेट होने का, क्यों हो गए? ये बात एनसीईआरटी ने बताई नहीं है, लेकिन पता है
एक एंजाइम होता है हेलिकेज। कौन होता है? यहां मैं ऐसे दिखा रहा हूं। हेलिकेज। चौक पे इतना इसे नहीं चल रहे हैं यार, मतलब है ना, इनमें मिलावट आने लगी है। क्योंकि देखो, वो व्हाइट है ही नहीं जो दिखना चाहिए एकदम से। इधर वाला बोर्ड यूज करना चाहिए था हमें। तो देखो, ये हेलिकेज है। ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को काटता हुआ चलता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड का कटर है, उनको बीच में से काटता चलेगा जिससे कि दोनों स्टैंड सेपरेट हो जाए। समझे? तो हेलिकेज होना बहुत जरूरी है। फिर इन दोनों स्टैंड को होल्ड करके रखना जरूरी है। पकड़ के इन्हें सिंगल स्टैंड वाली पोजीशन में होल्ड करके रखना। तो वो यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो इसको होल्ड करके रखती है ना बेटा? अब जो हमारा ओपन एंड है, वहां पे शुरुआत होगी प्रोसेस की। ठीक है? तो प्रोसेस की जो शुरुआत होगी खुले हुए एंड से, तो डीएनए पॉलीमरेज जो काम करता है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज के काम करने के लिए, जैसे तुमने देखा है कि कभी जब छत बनती है, लेंटर पड़ता है, लेंटर, तो छत पड़ने पर पहले शटरिंग होती है। शटरिंग सुना? शटरिंग, बल्ली बल्ली बांस बल्ली लग के, और वो जो प्लेट प्लेट लगती है ना? हाँ बेटा। तो देखो, वो जो शटरिंग लगती है, आप देखते हो प्लेट प्लेट से वो लगाते हैं ना, तब वो प्लेट लगाते हैं, जाल वाल बांधते हैं उसका, सरिया वरिया सा, फिर तब जाके वो मसाला पड़ता है। मसाला मतलब कोई खाने वाला पान मसाला नहीं, जो तुम एडवर्टीजमेंट देखते हो, है ना? बच्चे कह रहे अच्छा वो वाला जो शाहरुख खान अक्षय कुमार ऐड करते हैं, नहीं वो नहीं। बात हो रही है उसकी, है ना, सीमेंट की, है ना? तो पता है, तब जाके फिर जब वो हो जाता पक्का, तब वो हट जाता है। ऐसे ही एक्चुअली डीएनए का रेप्लिकेशन होने में भी एक आरएनए का रोल है। एक आरएनए का टुकड़ा पहले बनता है छोटा सा, है ना? जब आरएनए का टुकड़ा एक छोटा सा जुड़ जाएगा, तब डीएनए पॉलीमरेज काम कर पाएगा। तो देखो, थ्री के सामने, थ्री एंड के सामने ऐसे, ये है आरएनए प्राइमर। क्या है बेटा ये? एक छोटा सा टुकड़ा, तो ये फाइव एंड पे लगेगा, फाइव एंड बोला जाएगा। और यहां से फिर 5 to 3 ऐसे नया स्ट्रैंड बनेगा। कैसे बनेगा? 5 to 3 डायरेक्शन में। तो स्ट्रैंड कैसे बनेगा? जो न्यूक्लियोटाइड, तुम जानते हो डीएनए आरएनए बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से। किससे बनते हैं? जैसे दीवार बनती है ईंटों से, तो ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड ईंट है। डीएनए दीवार है और न्यूक्लियोटाइड उसकी ईंट आए, है ना? तो बेटा, वो जो ईंट है, ब्रिक इंग्लिश में अगर हम बोले हैं वैसे ईंट, तो वो ईंट है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड आते जाएंगे। जैसे देखो, जब दीवार बन रही है, तो वो जो राजमिस्त्री है बनाने वाला दीवार तभी तो बनाएगा जब ईंट होंगी। ये थोड़ी है कि वो खुद ही भट्टे से ईंट पैदा करेगा, खुद ही, ऐसा थोड़ी है। जब उसके साथ पास में ईंट आ जाएंगी, तो ऐसे ही यहां पर वो न्यूक्लियोटाइड आते जाएंगे, और डीएनए पॉलीमरेज उनको सामने देख के एडेनिन के सामने थाइमिन को जोड़ेगा, थाइमिन के सामने एडेनिन को जोड़ेगा, ग्वानिन के सामने साइटोसिन को जोड़ेगा, साइटोसिन के सामने ग्वानिन को जोड़ेगा, जोड़ता चला जाएगा। लेकिन उसको काम करने के लिए एक बेस चाहिए। वो बेस कौन है? प्राइमर। बात खुपड़िया माई, वो बेस कौन है?
प्राइमर है ना। तो इधर से ऐसे चलेगा और इधर से 5 to 3 ऐसे चलेगा। यहां पे भी एक प्राइमर लगेगा, आरएनए प्राइमर है ना। ये एंड है इसका 5 और ये 3, हमेशा 5 to 3 चलेगा। यानी एक स्टैंड पर ऐसे चलाओ 5 to 3, दूसरे वाले पर अंदर से गया, है ना भाई। इसमें ये वाला एंड 5 है, तो सामने वाला एंड 3 बनेगा, तो 5 to 3 ऐसे बनेगा। अच्छी तरह समझ लेना। अब बच्चे ये कहेंगे, कुछ बच्चे, सर जब ये ऐसे इधर को चलेगा तो इधर तो एंड हो गया, अब पीछे कहां से बनेगा। तो ये टुकड़ा बन गया, पीछे एक और टुकड़ा बनेगा। इसीलिए एक स्टैंड टुकड़ों में बनता है। किसे बनता है? टुकड़ों टुकड़ों में बनता है ना। दिखा रहे एनसीईआरटी बाप, भेज रहा दोबारा। वो वाले टुकड़े टुकड़े वाली बात दिखा दूं मेरा। ये देखो, इसमें देखो, इस वाले पे ये 5 to 3 कंटिन्यूअस है, और ये वाला टुकड़े टुकड़ों में डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है। ये ओकाजाकी साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किए थे, तो इनको टुकड़ों को ओकाजाकी, जापान का था, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कह दिया जाता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट, कावासाकी ओकाजाकी है ना, नाम है ना ऐसी, ये जापानी नाम है। अब देखो, अभी बताता हूँ आगे। अभी तो इतना खोला मैंने, अब अभी डीएनए इतना ओपन हुआ था, अब इतना ओपन हो गया, है ना। अरे बच्चों, अरे हाँ मत करो। बाद में तो प्राइमर हट भी जाएगा। देखिए, ध्यान से देखें, ये अब 5 to 3 लगातार बनता चला गया बेटा, लेकिन ये जो टुकड़ा बना, तो ध्यान से देखो, ये वाला, ये तो यहां रह गया बस, शुरुआत में ही है ना, 5 to 3 डायरेक्शन। अब पीछे तो खाली है ना ये, तो इसमें और टुकड़ा बना एक और, जैसे जैसे खुलता जाएगा नया टुकड़ा बनता जाएगा, जैसे जैसे खुलता जाएगा हर बार एक नया प्राइमर जुड़ेगा, नया टुकड़ा बनता जाएगा। समझ गए ना। ये है कहानी। अच्छा, इसमें एक दो जगह ना आप क्या दिखा दें, थोड़ा हाउ ब्लाउ सा ऐसे बना दो, ज्यादा हाउ ब्लाउ मतलब ऐसे गोला सा बना दिया, ठीक है, सर्किल सा बना दिया, डबल डबल सर्किल एक दो जगह दिखा दो। ये एक्चुअली में डीएनए पॉलीमरेज है। कौन सा एंजाइम है? डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा, तुम एक बात जानते हो, देखिए, इस वाले पेरेंट स्ट्रैंड के ऊपर ये 3 to 5 पढ़ा जाएगा, ध्यान रखना मेरी बात। आप इसको 5 to 3 मत पढ़ो ना। जिधर से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा होता है, अगर मैंने इधर से ओपन किया होता तो इधर से पढ़ते, इधर से तो इसको 3 to 5 स्टैंड पढ़ेंगे। तो 3 to 5 पेरेंट स्टैंड के ऊपर तो रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस होता है, और 5 to 3 पेरेंट के ऊपर डिसकंटिन्यूअस होता है ना। 3 to 5 पेरेंट के ऊपर कंटिन्यूअस, और 5 to 3 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस। यहाँ लिख देता हूं मैं, देखो, पेरेंट स्ट्रैंड 3 to 5, और ये न्यू स्ट्रैंड ब्रैकेट में इसमें लिखेंगे लीडिंग स्ट्रैंड।
मैटर में लिखा मिल जाएगा तुम्हें आगे, वैसे कुछ नहीं। लीडिंग, ये जो नया स्ट्रैंड बना डीएनए का, जो कि कंटिन्यूअस है, इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। जैसे ये पेरेंट स्ट्रैंड है, जो कि 5 से 3 की तरफ गया है। और ये जो स्ट्रैंड नया बना, ये लैगिंग स्ट्रैंड है, लैग। तुम जानते हो ना, बोलते हो मोबाइल में लैग आ गया, रुक रुक के चल रहा है, कैसे चल रहा है, रुक रुक के। तो उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, लैग, है ना, गैप दे दे के टुकड़े टुकड़ों में हो रहा है सिंथेसिस, तो वो लैगिंग स्ट्रैंड है। ये बना हुआ है किससे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट से। ये भी न्यू स्ट्रैंड है बेटा। ये जो टुकड़े हैं ये हैं ओकाजाकी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, क्योंकि ओकाजाकी ने ही इनको डिस्कवर्ड किया था। ये था डायग्राम ए, सपोज करो ए बी सी। अब डी बना देता हूं, देखो फाइनल। लो साहब, अलग अलग हो गए दोनों डॉटर। दो डॉटर बन गए, यानी ये कंप्लीट ऐसे होता चला जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो फिर तुम कहोगे जब सर ये अब आपने कंटिन्यूअस दिखा दिया, ये तो पूरा का पूरा टुकड़ों में था, ये टुकड़ों में ही तो बना था ये वाला। क्योंकि भैया डीएनए लाइगेज होता है एक, जो चिपका देता है बाद में, जो टुकड़े हैं ना, उन टुकड़ों को चिपका के कंटिन्यूअस कर देगा। वो कौन है, डीएनए लाइगेज, चिपकाने वाला। तो वो काम करेगा इस पे, किस पे काम करेगा बेटा, लेगिंग वाले पे। अब यहाँ देखो किसी और कलर हो, या मैंने ऐसे देखो डिब्बा सा बना रहा हूँ, बॉक्स सा, ये है डीएनए लाइगेज, इस पे काम करेगा बस। ये 2 डॉटर डीएनए बन गया, ठीक है। 2 डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन ये इस तरीके से हो गया। देख लो, कमाल की बात है ना, पहले ये टुकड़ा बना था, फिर ये टुकड़ा, फिर ये टुकड़ा, फिर ये टुकड़ा, फिर और टुकड़ा बनेगा, फिर और बनेगा, फिर और, बाद में सारे जुड़ जाएंगे, डीएनए लाइगेज उन्हें टुकड़ों को जोड़ देगा, तो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है और सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस। सेमी कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है, मैंने एक नया और एक पुराना। और सेमी डिसकंटिन्यूअस मतलब एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअस बनना है, एक डिसकंटिन्यूअस बनना है, रुक रुक के बनना है। क्लियर है, चलो, ये प्रोसेस होगी, कल बात करेंगे।